देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दमदार 10 का। दमदार 10 में सबसे पहले बात होगी दिल्ली के दंगल की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के एक और चुनावी वादे के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। अरविंद केजरीवाल के पुजारी ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने के अरविंद केजरीवाल की योजना पर सवालिया निशान खड़ा हुआ। एआईएमआईएम समेत कई दलों ने अरविंद केजरीवाल की मंशा पर सवाल उठाए। एआईएमआईएम का कहना है कि केजरीवाल अब मौलवियों को उनका वेतन 17 महीने से जो नहीं दे पाए हैं, तो फिर पुजारियों और ग्रंथियों को वेतन कहां से देंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में मौलवियों को पहले से ही हर महीने 18,000 रुपए वेतन के तौर पर मिलते हैं, जिसे लेकर ऑपोजिशन लगातार केजरीवाल को घेरती रही है। इस बार केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए भी 18,000 रुपए प्रति महीने वेतन देने का ऐलान किया है। इसका रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो जाएगा। ये देश में पहली बार हो रहा है। आज तक कभी किसी पार्टी, किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है। जैसे दिल्ली में हमने कई काम पहली बार किए, स्कूल अच्छे किए, पहली बार किए, अस्पताल अच्छे किए, पहली बार किए, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी, पहली बार करी। ऐसे ये पहली बार हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें भी इससे सीख के अपने अपने राज्यों के अंदर पुजारियों और ग्रंथियों के सम्मान के लिए ऐसी योजनाएं लागू करेंगी। मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के विनती है, जैसे उन्होंने पुलिस भेज के फर्जी केस करके महिला सम्मान को रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाए। हुआ रजिस्ट्रेशन, हो रहा है रजिस्ट्रेशन। उन्होंने संजीवनी योजना रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए। इस तरह से ये कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। एक तरफ केजरीवाल दिल्ली में पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने की बात कर रही हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होगा, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में वेतन नहीं मिलने से मौलवी और इमाम नाराज है। वो लगातार दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इमाम और मौलवियों का कहना यह है कि पिछले 17 महीने से बिना सैलरी के गुजर बसर कर रहे हैं। इसे लेकर ही एआईएमआईएम का अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरने का सिलसिला जारी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का कहना है कि केजरीवाल मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जब दिल्ली के सारे इमाम और मुअज्जिन इस बात को प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पिछले 17 महीनों से उनको कोई सैलरी नहीं मिली है, आप इस बात को नज़रअंदाज करके आप अपनी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है और मुसलमानों के गाल पर एक तमाचा जड़ा है। जो तथाकथित मुसलमानों के मसीहा कहलाते थे दिल्ली के अंदर, आज वो मुसलमानों के जो मसाइल हैं, मस्जिद के मुअज्जिन और इमाम जिनकी 17 महीनों से तनख्वाह रुकी हुई है, आज आप उस डेलीगेशन से नहीं मिलते, उनके बारे में आपने आश्वासन तक नहीं दिया कि हाँ भाई हम तुम्हारे भी यहाँ से मसले हल करेंगे, और उसके उलट आपने एक गजब का डेयरिंग काम किया है कि आप दूसरे जो मज़ाहिब हैं, जो ज़्यादा जिनके पास वसाइल हैं, आप उनके लिए अनाउंसमेंट कर रहे हैं और मुसलमानों के मसले पर चुप्पी है, उनसे मिलने का भी समय नहीं है आपके पास। ये बहुत शर्मनाक काम अरविंद केजरीवाल ने किया है और दिल्ली की मुसलमान आवाम इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और हम इसके विरोध में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रखने वाले हैं इंशाल्लाह। और दिल्ली अरविंद केजरीवाल की आवाज़ का घेराव होगा। अरविंद केजरीवाल की इस एंटी मुस्लिम नीति के खिलाफ हम सख्त अल्फाजों में इसकी कंडेमनेशन करते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लगातार नए नए चुनावी वादे कर रहे हैं, जिससे लेकर बीजेपी और दूसरी पार्टीज अरविंद केजरीवाल को घेर रही हैं। दिल्ली में बीजेपी ने पोस्टर एग्जीबिशन लगाया, जिसमें आम आदमी पार्टी की नाकामियों को गिनाया गया। पोस्टर में फर्जीवाल शब्द का हैशटैग भी यूज किया गया है। 2-2.5 वर्षों से हम लोग सड़कों पर मंदिर के पुजारियों और ग्रंथियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2022 में एक पिटीशन हमने हाई कोर्ट में लगाई थी। 2023 से लगातार माननीय हाई कोर्ट द्वारा दिल्ली की सरकार को निर्देश दिया गया कि इस पर अपनी नीति बताइए, और हर बार दिल्ली सरकार ने अगली तारीख लेकर इसको टालने की कोशिश की। कोर्ट में उसको जवाब देना है
कि भाई मैंने मौलाना, इमाम और मौलवियों को जो तनख्वाह पैसे दिए, पंडित और ग्रंथी को क्यों नहीं दिए। उससे बचने के लिए आज ये चुनावी घोषणा इन्होंने कर दी कि हम पुजारी, ये मांग तो भारतीय जनता पार्टी सालों से उठा रही है। पिछले 2013 से इन्होंने मौलवियों को तनख्वाह देनी शुरू की थी। अब तक 58 करोड़ 30 लाख, कितने हजार है, 90,000 रुपये दे चुके हैं। तो अब मंदिर के पुजारी ये पूछेंगे अरविंद केजरीवाल, वो 58 करोड़ 30 लाख 90,000 रुपये जो तुम बांट चुके हो 2013 से लेकर आज 2024 तक, तुम्हें हम पंडितों और ग्रंथियों की याद क्यों नहीं आई। आज जब चुनाव याद आने लगे सर पर और जमीन खिसक रही है तो तुम्हें राम राम याद आ रहा है। पुजारी ग्रंथि योजना को लेकर बीजेपी और एमआईएम ने सिर्फ नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल को घेरा है। कांग्रेस ने पूछा है कि पंजाब में ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए वेतन क्यों नहीं दिया गया। हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। ये जिस तरीके की योजनाओं का भास्कर अरविंद केजरीवाल हर दिन आ रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, उन्हीं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिर चाहे वो महिलाओं की सम्मान राशि की बात हो, पंजाब में नहीं दी गई, लेकिन यहां पर दिल्ली में उन्होंने ऐलान कर दिया। अब यहां के मौलाना खुद कह रहे हैं दिल्ली के कि आप हमें वेतन तो दे नहीं पा रहे हैं, पुजारियों और ग्रंथियों को आप सम्मान राशि कैसे देंगे। देखिए, इस तरह की योजनाओं पे जो सवाल उठ रहे हैं उसकी दो वजह है। जहां तक पंजाब की बात है तो आम आदमी पार्टी के पास ये कहने को है कि वहां पे सरकार के पास अभी तकरीबन 3 साल का कार्यकाल है और कार्यकाल खत्म होते होते ये शुरू कर दिया जाएगा। यानी ये मानिए कि वहां भी चुनाव से पहले पंजाब सरकार ये देने की कोशिश करेगी। दिल्ली की अगर बात करें तो सिर्फ विवाद इस बात को लेके है कि अरविंद केजरीवाल अपनी घोषणाओं में अगर इस बात का जिक्र करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है उस पर सवाल उठा रहा है, सवाल उठा रही है पार्टी। सरकार की तरफ से ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टी अगर रजिस्ट्रेशन कर रही है तो वो रजिस्ट्रेशन कहीं से भी वैलिड नहीं माना जाता है, उस पर सवाल उठ रहा है। निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए क्या रणनीति चाहिए। हर चुनाव में अगर आप देखिए, पिछले चुनाव की बात करें तो वहां भी कई घोषणाएं की गई, चाहे फ्री में बिजली की बात हो या महिलाओं को फ्री में बस सफर की बात हो, ये सब चुनाव से सिर्फ पहले किया गया था। और इस बार भी चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने वादों की झड़ी लगा दी है। न सिर्फ वादों की झड़ी बल्कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है और एक बड़ा तबका है जिसको सीधे सीधे प्रभावित कर रहे हैं। सिर्फ अगर महिला सम्मान योजना की बात करें तो तकरीबन 38 लाख वोटर जो है, महिला वोटर जो है, इससे सीधे सीधे प्रभावित हो रही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव जीतने के लिए उनके पास ये ब्रह्मास्त्र है और उसका काट ढूंढने की कोशिश कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। अरविंद केजरीवाल को कोई भी किसी भी नियम के तहत किसी भी तरह की घोषणा करने से नहीं रोक सकता है। सिर्फ आपत्ति इस बात को लेके है कि अगर वो कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन अभी इसलिए नहीं हो सकता है कि सरकारी स्तर पे ऐसी कोई योजना अभी अमल में लाई नहीं गई है या पास नहीं हुआ है, तो वो ये नहीं कह सकते कि इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। हालांकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी भी दूसरे राज्यों में इस तरह से कर चुकी है। महतारी बंधन योजना इसका एक उदाहरण दे रही है आम आदमी पार्टी कि वहां भी इसी तरह से रजिस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी ने किया था। तो यहाँ पे किस बिना पे उनको रोक सकती है। बहुत शुक्रिया भास्कर आपका पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली में अब उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच लेटर वॉर शुरू हो गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल की चिट्ठी का जवाब दिया है। आतिशी ने एलजी को चिट्ठी लिखकर गंदी राजनीति नहीं करने की सलाह दी है। साथ ही एलजी के उस तंज पर भी जवाब दिया है जिस पर उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को काम चलाऊ सीएम कहा था। आतिशी ने कहा कि वो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिखाए रास्ते पर ही सरकार चला रही है। मुख्यमंत्री आतिशी ने एलजी वीके सक्सेना के पत्र पर पलटवार करते हुए कहा कि आप गंदी राजनीति करने के बदले प्रदेश की बेहतरी पर ध्यान दें। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर उनके काम की सराहना की। साथ ही अरविंद केजरीवाल द्वारा उनका राष्ट्रपति का और आतिशी का अपमान करने का आरोप भी लगा दिया। एलजी ने अपने लेटर में लिखा, मैंने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में पहली बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति को मुख्यमंत्री का काम करते हुए देखा। जहां आपके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री के पास सरकार का एक भी विभाग नहीं था और न ही फाइलों पर हस्ताक्षर किया करते थे, वहीं आपने अनेक विभागों का दायित्व लेते हुए प्रशासन के विभिन्न मुद्दों पर काम करने का प्रयास किया है। आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री है। अब वह रिमोट कंट्रोल वाले मुख्यमंत्री या असली मुख्यमंत्री, ये
आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है। परंतु बार बार ये कहा जाता है कि टेम्परेरी सीएम है, सीएम तो केजरीवाल साहब बनेंगे, परंतु सरकार तो उनकी बननी नहीं, चुनाव उन्होंने जीतना नहीं, इसलिए केजरीवाल साहब सरकार के मुख्यमंत्री हो नहीं सकते। और वैसे भी कोर्ट का ऑर्डर है जिसके अंतर्गत वह कभी भी मुख्यमंत्री नहीं हो सकते जब तक उनके खिलाफ वह केस खारिज ना हो और केस में उनको सजा होनी है। कोर्ट ने कहा कि वह मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री की फाइल नहीं दे सकते, कोई मुख्यमंत्री के नाते मीटिंग नहीं बुला सकते। तो ये जो मुंगेरी लाल के असीम सपने केजरीवाल साहब ने पाले हुए हैं और उसके चलते हुए वह दिल्ली की मुख्यमंत्री का उपहास उड़ा रहे हैं, वे ठीक नहीं है। अब खबर देश में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ जारी अभियान की। दिल्ली से मुंबई तक अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी है। दिल्ली की साउथ वेस्ट पुलिस ने 2 और बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। ये 2005 से दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे थे। इन्हें गिरफ्तार करने के बाद बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया है। वहीं दिल्ली साउथ ईस्ट पुलिस ने अब तक 12 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी शाहीन बाग और कालिंदी कुंज जैसे इलाकों में हुई है, जहां पुलिस ने पिछले कई दिनों से अभियान चलाया है। इन बांग्लादेशियों को डिटेन सेंटर में भेज दिया गया। दिल्ली के एलजी के आदेश पर पुलिस अभी विशेष अभियान चला रही है, जिसके तहत करीब दिल्ली में ही अवैध रूप से रह रहे 50 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली में हर जिले की पुलिस अलग अलग अभियान चला रही है। साउथ दिल्ली से 7 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया, तो साउथ वेस्ट दिल्ली से अभी तक 10 बांग्लादेशी वापस भेजे जा चुके हैं। साउथ ईस्ट दिल्ली से पकड़े गए बांग्लादेशियों को डिटेंशन सेंटर में भेजा गया है। टोटल हम लोगों ने अब तक 12 बांग्लादेशी पकड़े हैं, जो अलग अलग थाना क्षेत्रों से हमने पकड़े हैं। कुछ निज़ामुद्दीन से हैं, कालिंदी कुंज और शाहीन बाग और सरिता विहार इलाके से हम लोगों ने इनको डिटेन किया है और सब के सब जो हैं डिटेंशन कैंप में भेज दिए गए हैं। और क्या क्या आईडी में क्या क्या मिले हैं? जी हम लोगों के पास जितने बांग्लादेशी हमें मिले हैं ये विदाउट आइडेंटिटी थे और काफ़ी समय से, कुछ लोग काफ़ी समय से भी रह रहे थे, कुछ लोग अभी जस्ट रिसेंट भी आए थे। तो अलग अलग अवधि से ये लोग हमारे इलाके में रह रहे थे जिनको पकड़ा गया। और अब बात संभल की, जहां 24 नवंबर की हिंसा के बाद माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। संभल का छिपा हुआ इतिहास धीरे धीरे सामने आ रहा है। बावड़ी से लेकर कुओं और कूपों, प्राचीन तीर्थों तक की खुदाई की जा रही है। इस बीच संभल की जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी के निर्माण को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है, जिसको समाजवादी पार्टी की तरफ से विरोध किया जा रहा है। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क और विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने मस्जिद के सामने पुलिस चौकी निर्माण पर एतराज जताया है। वर्क ने कहा है कि मस्जिद का निर्माण किसी भी पर्सनल जमीन पर हो रहा है, जो कि वक्फ की जा चुकी है। ये पूरी तरह से गलत है। वहीं माता प्रसाद पांडेय ने भी पुलिस चौकी के निर्माण को नियमों के खिलाफ बताया और संभल पुलिस पर असंवैधानिक काम करने का आरोप लगा दिया। मस्जिद को माता प्रसाद पांडेय ने इस मस्जिद को लेकर माता प्रसाद पांडेय ने क्या कहा, ये आगे मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन आपको पहले ये भी जानना होगा कि संभल में कहां कहां खुदाई चल रही है। रानी की बावड़ी की खुदाई अभी कहां तक पहुंची है। मस्जिद के सामने पुलिस स्टेशन निर्माण पर इधर जियाउर रहमान वर्क ने क्या कहा, पहले वो जानिए। आखिरी सवाल किया भाई, क्या पुलिस चौकी बन रही है मस्जिद के सामने, इस पर आप क्या कहें? एकदम गलत है पुलिस चौकी बनना, क्योंकि अभी हमारे बोल चुके हैं, माननीय प्रसाद पांडे जी बोल चुके हैं, वहाँ पर जो पुलिस चौकी बन रही है वो व्यक्ति जगह है, व्यक्ति की पर्सनल जगह है, उन्होंने वक्फ की है। संभल की जामा मस्जिद कोट इलाके में आती है। ये मुस्लिम बहुल इलाका है। 24 नवंबर को यहीं पर सर्वे के दौरान हिंसा हुई। इसके बाद से इस इलाके में लगातार पुलिस बल की तैनाती है और अब मस्जिद के ठीक सामने प्रशासन अपनी पुलिस चौकी तैयार कर रहा है, जिसे लेकर ये पूरा विवाद है।